हाँ जी, वेलकम टू वन शॉट रिवीजन लेक्चर नंबर 2 ऑफ पेपर 9 का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट विद एसएम। तो हम आज की क्लास में रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसका सबसे फर्स्ट पार्ट क्या था? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सो दिस इज नथिंग बट दैट पर्टिकुलर पार्ट ओनली। आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आप क्या करते थे? आप एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करते थे, उसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी बनाते थे। सो हियर कम्स आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स लेयर्स। आपको इन्वायरमेंट स्कैनिंग करनी है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट है क्या, उसमें लेयर्स क्या है, व्हाट ऑल फ्रेमवर्क्स यू कैन यूज टू एनालाइज योर इन्वायरमेंट। सो क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट? It is nothing but a sum total of I's, sum total of I's. I for influences, C for conditions, E for events which are going on in and around an organization, and the survival of any organization is dependent upon its environment. आप उसके isolation में work नहीं कर सकते। environment में जो चीजें होती है उसकी वजह से आपको कुछ opportunities भी आ सकती है, कुछ threats भी आ सकती है। For example, COVID was an opportunity for online streaming वाले सारे companies, Netflix, Amazon Prime, Hotstar, but it was a threat for offline theaters, PVR, Inox. फिर हमने पढ़ा था देयर आर ऑलवेज 4 लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सी 4 लेयर्स? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। सो फॉर इन आवर एग्जांपल Amazon the organization itself, then comes their competitors and markets, जैसे हो गए फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो एंड एक्सेट्रा। सो ये सब उनके कॉम्पिटिटर्स हो गए। देन कम्स द इंडस्ट्री। अब ये जो इंडस्ट्री है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ई कॉमर्स इंडस्ट्री, एंड anything which is affecting this industry will affect all the organizations in this industry. Then comes your macro environment, जिसको हम बोल सकते हैं कि यार चलो कंपनी लेवल पे, कंट्री लेवल पे, एंड दिस फैक्टर इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द इंडस्ट्रीज। वो सब बिजनेसेस को अफेक्ट करने वाले हैं, भले ऑफलाइन बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, या कोई खाने का बिजनेस हो या कपड़ों का बिजनेस हो। दीज फैक्टर्स विल अफेक्ट ऑल दी बिजनेसेस। क्या होता है मैक्रो एनवायरमेंट? मैक्रो एनवायरमेंट इज द आउटर मोस्ट एंड द हाइएस्ट लेवल ऑफ लेयर विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। वापस बोल दो मेरे साथ, मैक्रो एनवायरमेंट इज द हाइएस्ट लेयर विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इन द एनवायरमेंट। देन मैक्रो एनवायरमेंट को एनालाइज करने के लिए वी हैव अ फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं पेस्टल फ्रेमवर्क। पेस्टल फ्रेमवर्क क्या होता है? P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S for social, T for technological, E for again environmental and L for legal. ये 6 फैक्टर्स होते हैं विच इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द बिजनेसेस इन द इन्वायरमेंट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देन इंडस्ट्री और सेक्टर। क्या होता है इंडस्ट्री? मतलब ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स या विच आर प्रोवाइडिंग द सेम सर्विसेज जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपकी इंडस्ट्री में आ जाता है। जबकि सेक्टर में इंटर रिलेटेड आ जाते हैं। इंटर रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज मिलकर एक सेक्टर बनाती है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे देखो, हेल्थ वॉज अ सेक्ट, एक हेल्थ सेक्टर है। सी यहां पर हमने देखा था कि इंडस्ट्री में क्या हो गया? हॉस्पिटल इज एन इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इज एन इंडस्ट्री, एम्बुलेंस सर्विसेज इज एन इंडस्ट्री, बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं? सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये सब क्योंकि इंटर रिलेटेड है। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस लगता है, आपको एम्बुलेंस सर्विसेज लगती है। तो ये जो तीनों इंडस्ट्रीज है ये इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ सेक्टर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड सेक्टर। एंड इंडस्ट्री या सेक्टर का एनालिसिस करने के लिए हमको हमारे पोर्टर सर ने बताया कि वी हैव पोर्टर 5 फ्रेमवर्क। इससे हम क्या करते हैं? अट्रैक्टिवनेस फाइंड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, कि वो इंडस्ट्री कितनी प्रॉफिटेबल है। देन कम्स द कॉम्पिटिटर एंड मार्केट। दे आर द इमीडिएट लेयर विच इज सराउंडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं? जो आपके जैसे सेम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका बिजनेस मॉडल अलग हो सकता है, वो क्वालिटी अलग हो सकती है, बट वो आपके जैसा सेम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस कम्स अंडर योर कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट लेयर। देन हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। सो इसमें हमने एग्जांपल लिया था कोविड का। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑफकोर्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको देखो हमको एनालाइज करने के लिए पेस्टल फ्रेमवर्क यूज करना पड़ रहा है, फिर हमको पोर्टर 5 फोर्सेज यूज करनी पड़ रही है। तो ये सब चीजें इतनी भयंकर चीजें हैं, तो क्या इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। यू नीड टू इवेल्युएट मेनी फैक्टर्स टू फाइंड आउट कौन सा फैक्टर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है। हेंस द बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स।
बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है, जैसे कि आइस, इन्फ्लुएंसेस, कंडीशंस, इवेंट्स। देन इट इज डायनेमिक, इट कीप्स चेंजिंग। सो जैसे जब कोविड आया तो वो नेटफ्लिक्स के लिए क्या था, अपॉर्चुनिटी, बट जैसे ही कोविड गया सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई, तो ये क्या हो गया, नेटफ्लिक्स के लिए थ्रेट हो गया कि यार वापस से हो सकता है ना कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से लोग ऑफलाइन थिएटर्स एंड एवरीथिंग पे स्विच हो जाए वापस से। तो ये क्या था, इट इज डायनेमिक, बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स चेंजिंग। देन इट इज मल्टीफेसिटेड, मल्टीफेसिटेड मतलब उसके बहुत सारे मुंह हैं, मतलब it is perceived as opportunity for some people but as a threat for some other people। ऐसा है कि हर किसी के लिए वो अलग चीज है। सो फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स के लिए कोविड क्या था, अपॉर्चुनिटी था, बट पीवीआर, आईनॉक्स, थिएटर्स, जो ऑफलाइन थिएटर्स है आपके, उन सब के लिए क्या था कोविड, इट वॉज अ थ्रेट। तो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस रहते हैं इट मे बी परसीव्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल, मतलब किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है तो वो किसी के लिए थ्रेट भी हो सकता है। देन इट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट, क्योंकि कोविड की वजह से देखो कितने सारे थिएटर्स तो बंद ही हो गए, कितने सारे बंद हो गए, फिर जो जो चालू भी थे, जो बाद में चालू भी हो, उन लोग को कितने डिस्काउंट्स प्रोवाइड करने पड़े। तो इट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देन कम्स योर पेस्टल फ्रेमवर्क। हमने क्या करा था, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए सबसे पहले मैक्रो इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए आपको क्या चाहिए, पेस्टल फ्रेमवर्क। पेस्टल फ्रेमवर्क यूज करके आप आपके मैक्रो इन्वायरमेंट को इवेल्युएट कर सकते हो। कैसे, तो जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है पॉलिटिकल, ये बोलता है कि कोई भी कंट्री जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पर बिजनेस ज्यादा ग्रो करेंगे। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर्स विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री विच हैज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी से क्या होगा, इट विल नॉट अट्रैक्ट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हेंस उससे बिजनेस ग्रोथ कम हो जाएगी। तो अगर स्टेबिलिटी है तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा, एंड एडवर्स है तो अनसर्टेनिटी है तो बिजनेस ग्रोथ कम होगी। हमने एग्जाम्पल लिया था हमारे एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग का। सो आपको जो भी इंडिया में उन लोग को मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंसेंटिव्स मिल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पीएलआई स्कीम, उस वजह से क्या हुआ, एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में चालू कर ली, तो उससे क्या हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, कंट्री भी ग्रो हो रही है, बढ़िया। लेकिन हमने एक और एग्जाम्पल लिया था कि मैकडोनल्ड्स ने 2022 में रशिया में उसके सारे स्टोर्स बंद कर दिए थे। क्यों, क्योंकि ये वॉर के चक्कर में एकदम अनस्टेबल मार्केट, एकदम एडवर्स है, अनसर्टेनिटी, तो उन्होंने बंद कर दिया। सो उससे क्या हुआ, बिजनेस ग्रोथ कम हो गई मैकडोनल्ड्स की भी, एट द सेम टाइम कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी आना कम हो गया। सो दिस इज अ मैक्रो फैक्टर which can affect any organization. Then comes your economic factors. Economic factor में चार चीजें, कौन सी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जिसको हम बोलते हैं आपका करेंसी रेट, एंड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये चार फैक्टर्स है विच विल डिसाइड कि इकोनॉमिक फैक्टर कितना ज्यादा अफेक्ट करने वाले हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को। सो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आपकी अगर ग्रोथ ज्यादा है, इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस भी ज्यादा ग्रो करेगा। इंटरेस्ट रेट, देन इंटरेस्ट रेट अगर कम है या इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो बिजनेस कम ग्रो करेगा। कैसे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू अफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ द बायर्स। क्योंकि देखो आपको अगर लोन मिल जाए, अगर आपको ज्यादा रेट में लोन मिल रहा है तो आप क्या सोचोगे, यार सोच समझ के खर्चा करते हैं, ऐसा अनशन खर्चा नहीं करते। आप अनशन इतना ज्यादा खरीदोगे नहीं चीजें तो वो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा जिससे आप खरीद रहे हो। इसलिए कभी भी इंटरेस्ट रेट का अपोजिट रिलेशनशिप रहता है विद द बिजनेस ग्रोथ। अगर इंटरेस्ट रेट कम है, आपको कम रेट में अगर होम लोन मिल रहा है तो आप लोग चाहोगे ना यार घर खरीद लेते, कम रेट में मिल रहा है, तो जो भी रियल एस्टेट वाला और रियल एस्टेट सेक्टर है वो पूरा उनका मार्केट बढ़ जाएगा, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। देन कम्स योर करेंसी रेट, करेंसी के फ्लक्चुएशन इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इन्वॉल्व हो तो। देन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, अगेन इससे बिजनेस ग्रोथ अफेक्ट होती है, बिकॉज इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो यार आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। या और अगर डिफ्लेशन है तो भी हो सकता है आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। सो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से चेंज हो जाता है डिमांड्स में, which is going to affect your business growth. Then comes social factors. आपके एनवायरनमेंट में किस टाइप के लोग हैं, किस एज के ज्यादा लोग हैं, जेनजीज ज्यादा है कि मिलेनियल्स ज्यादा है कि बड़े लोग ज्यादा है, आपके फिर पॉपुलेशन कैसी है, कौन से कल्चर के ज्यादा लोग हैं, देन जेंडर कौन सा है, फीमेल ज्यादा है कि मेल ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा बिजनेस ग्रो करेगा, कौन सा बिजनेस ग्रो कम करेगा। देन कम्स टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स विच इज इंटरनेट, एआई, ऑटोमेशन, ये सब चीजें। यू नीड टू अडाप्ट टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो कंपनी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर करेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। वी हैव अ वेरी सॉलिड एग्जांपल ऑफ नोकिया, इट वाज नॉट एबल टू कोप अप विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड हेंस यू नो इट्स पोजीशन राइट नाउ।
देन कम्स योर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करेगी आपके बिजनेस को। जैसे पेट्रोल डीजल व्हीकल को ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे शिफ्ट होना है सब लोगों को, तो पेट्रोल डीजल सेक्टर जो भी है वो थोड़ा कम ग्रो करने लगेगा, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो ग्रो करने लग जाएगी। देन कम्स योर लीगल फैक्टर्स, मतलब कोई भी लॉ आ गया आपको, फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है, आपको लेबर चाहिए रहता है, लेबर इंटेंसिव काम है आपका, एंड कोई लेबर लॉ आ गया, लेबर लॉ ने आके बोल दिया यार सबके लेबर के पैसे बढ़ाओ, इनको मिनिमम वेज इतने से अब इतना ज्यादा मिलने वाला है, डबल मिलेगा, तो क्या हो गया, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि यार चलो कैपिटल इंटेंसिव हो जाते हैं, इतने ज्यादा लेबर पे डिपेंड नहीं होके एक दो मशीन भी लगा लेते हैं, मशीन से काम कराएंगे, ऑटोमेटिक काम करवाएंगे। तो लीगल फैक्टर्स आर ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। यही चीजें बस नीचे लिखी हुई है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स, देन इकोनॉमिक फैक्टर्स में चार चीजें, जल्दी से बोल दो मेरे साथ, कौन सी चार चीजें थी? इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड करेंसी रेट। इसके अंदर का कॉन्टेक्स्ट आप लिख के आ सकते हो एग्जाम में। देन कम्स योर सोशल फैक्टर्स, देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स। इससे आपने क्या करा, आपके मैक्रो इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया। सेकेंड लेयर कौन सी थी? इंडस्ट्री एंड सेक्टर। तो आपको इंडस्ट्री एंड सेक्टर का एनालिसिस करने के लिए हमको पोर्टर सर ने बताया कि एक माइकल पोर्टर वैल्यू चेन होती है, एंड उसके बाद पोर्टर की 5 फोर्सेस भी होती है। तो ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया वैल्यू चेन होती क्या है। मैम आपने बोल दिया माइकल पोर्टर सर ने वैल्यू चेन दी है, बट वैल्यू चेन होता क्या है? तो वैल्यू चेन इज नथिंग बट अ चेन ऑफ एक्टिविटीज जिससे आपके इनपुट जो है वो फाइनल गुड्स में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। सो मेरे साथ बोल दो, वैल्यू चेन इज अ चेन ऑफ एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट, जिससे आपके इनपुट आउटपुट में चेंज होते हैं। हमने एग्जांपल लिया था मैकडोनल्ड्स का कि पहले उन्होंने आलू लाया, फिर आलू टिक्की लाया, फिर उन्होंने ब्रेड वगैरह लाया, फिर उन्होंने बर्गर बनाया, कस्टमर को दिया, देन आफ्टर सेल सर्विसेज एटसेट्रा। तो ये पूरी क्या हो गई उनकी वैल्यू चेन। अब पोर्टर सर ने बताया कि वैल्यू चेन में 2 टाइप की एक्टिविटीज होती है। माइकल पोर्टर सर ने बताया 2 टाइप की एक्टिविटीज होती है। कौन सी? एक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरी वाली होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी लाइक द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, ये एकदम प्राइमरी होती है, इट इज कंसर्न्ड विद द एग्जैक्ट जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इसमें सारी चीजें आ जाएगी। जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या, आपने रॉ मटेरियल लेकर आया, आपने जो रॉ मटेरियल लेके आया, अंदर आया, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, तो जब अंदर आया तो रॉ मटेरियल अंदर आया, उसको हम बोलेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स विच इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर रॉ मटेरियल, bringing your raw material to your warehouse, then distribution to the manufacturing unit. Then comes your operations, मतलब आपने actually उस पे raw material पे work perform किया, उसको हम बोलेंगे operation. It is concerned with processing of the raw materials. Then comes your outbound logistics. इसमें क्या होता है, आपने जो भी manufacture कर लिया, आपने जो finished good बनाया, इसको आपको distribute करना रहेगा to your retail store for distribute करोगे आप retail stores को for further sale in the market. उसको हम बोलते हैं outbound logistics, जो आपने बाहर भेजा, स्टोर में बाहर भेजा। देन आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग, स्टोर में जाके रख दिया, अब स्टोर से भी तो आपको बेचना पड़ेगा, तो बेचने के लिए आप करोगे मार्केटिंग, सेल्स वाले लोग सेल करेंगे। तो सेल्स एंड मार्केटिंग मतलब एक्चुअली में लोगों को बताना व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग एंड देन सेलिंग इट टू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ वट एवर यू आर सेलिंग। देन कम्स योर आफ्टर सेल सर्विसेज, किसी को बाद में कुछ प्रॉब्लम आई या फिर किसी को इंस्टॉलेशन करवाना है, वो आपके यहाँ से एसी लेके चलेगा लेकिन उसको इंस्टॉलेशन भी करवाना है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको हम आफ्टर सेल सर्विसेज बोलते हैं कि आप बाद में सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, तो ये सब आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, ये तो मेन काम होता है जो आप कर रहे होते हो। देन कम्स योर सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसी को हम बोलते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है ना, वो सपोर्ट करती है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज को, एंड हेंस इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट एक्टिविटीज। इसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया था, टिप है, TIPH। तो T फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प योर प्राइमरी एक्टिविटीज। आप जितना ज्यादा मशीन ले आओगे, जितना ज्यादा काम ऑटोमेट कर दोगे, उतना काम स्मूथली होगा, तो इट इज गोइंग टू सपोर्ट योर प्राइमरी एक्टिविटीज। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने जो भी ऑफिस बना रखा है, आपने जो भी मशीन्स ले रखी है, आप जो भी ट्रक्स यूज कर रहे हो लॉजिस्टिक्स के लिए, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज सपोर्टिंग योर प्राइमरी एक्टिविटीज। देन कम्स योर प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब आप कितने अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोक्योर करके आ रहे हो, कितनी अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हो, दैट इज गोइंग टू डिसाइड आपके फिनिश गुड्स भी अच्छी क्वालिटी के बनने वाले हैं कि नहीं। तो ये क्या हो गया,
procurement which is again supporting your primary activities, then human resources, ये सब काम कर कौन रहा है? एक्चुअली में ये सारा काम ह्यूमंस कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स भी आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज में आता है। इतना समझ आया क्या? जल्दी बताओ। देन पोर्टर सर ने बोला कि आपको अगर इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस या प्रॉफिटेबिलिटी पता करनी है कि कोई भी इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक पोर्टर सर ने 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क बताया है, आपको वो यूज करना पड़ेगा। 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क में 5 फोर्सेस कौन सी थी? तो सबसे पहले आ गया आपका बायर्स बार्गेनिंग पावर, देन योर सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, न्यू एंट्रेंट, योर राइवल एंड सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। 5 चीजें जल्दी से मेरे साथ बोल दो। सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, बायर्स बार्गेनिंग पावर, न्यू एंट्रेंट, योर राइवल्स एंड सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। ये 5 चीजें हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट एनी इंडस्ट्री, जिसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर है योर न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो देर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज। वन इज स्टेब्लिश्ड कंपनीज, जो कि ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, जो इतने लंबे टाइम से वो बिजनेस का कर रही है, वो इतने लंबे टाइम से उस इंडस्ट्री में है। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, अकासा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, ये सब स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस है इन योर एयरलाइन इंडस्ट्री। देन पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स मतलब नथिंग बट द न्यू एंट्रेंट्स दैट हैव अ पोटेंशियल आपकी इंडस्ट्री में आने का, दे हैव अ पोटेंशियल टू बिकम योर कॉम्पिटिटर, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। जैसे एआई, हिंद एयर एंड फ्लाई एक्सप्रेस, इनको एनओसी मिल चुका है फ्रॉम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड हेंस दे कैन एनी टाइम एंटर इन योर इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री में, दे कैन बिकम योर कॉम्पिटिटर, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। अब थ्रेट कभी भी न्यू एंट्रेंट को होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका न्यू एंट्रेंट इतना इजीली आपकी इंडस्ट्री में कोई भी आ नहीं पाना चाहिए। मतलब आपकी इंडस्ट्री में क्या होने चाहिए? एंट्री बैरियर्स होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा एंट्री बैरियर्स होंगे उतना ज्यादा आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि इजीली कोई भी आ नहीं पाएगा इतने ज्यादा बैरियर्स है तो। सो इसलिए हम बोलते हैं एंट्री बैरियर्स कभी भी ज्यादा होने चाहिए। सो एंट्री बैरियर्स कब ज्यादा होंगे? सो वी हैव 5 फैक्टर्स, जिन केसेस में आपके एंट्री बैरियर्स ज्यादा है कि कम है, यू कैन डिसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो स्टेब्लिश्ड कंपनीज है ना, तो पहले उन्होंने क्या किया था? उनकी एक ही फैक्ट्री थी। अब उनका बिजनेस इतना ज्यादा चल रहा था तो उन्होंने 5 फैक्ट्रीज बना ली। अब उनके पास इतनी सारी मशीन्स भी है, वो इतना मास लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल भी बल्क में उठा रहे हैं। रॉ मटेरियल वो बल्क में उठा रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। वो इतने बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब फॉल इन योर कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू मास प्रोडक्शन, फॉल इन कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू मास प्रोडक्शन। सो जो स्टैब्लिश्ड कंपनीज होती है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना मास लेवल पे प्रोडक्शन कर रही होती है, तो उनके पास क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड हायर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हायर आर द एंट्री बैरियर्स, क्योंकि कोई भी जो नई कंपनी आएगी वो पहले एक ही मशीन में प्रोडक्शन करके देखेगी, उसको पता नहीं है उसकी सेल कितनी होने वाली है, इसलिए वो इतना ज्यादा मास लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करेगी, वो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करेगी। उसकी फैक्ट्री भी शायद एक ही होगी, शायद एक छोटा सा रूम ही उसकी फैक्ट्री होगी। सो ये सब क्या है? जो भी न्यू एंट्रेंट आया है वो मास प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, इसलिए इट इज अ फैक्टर विच विल इंक्रीज योर एंट्री बैरियर्स। जितना ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उतना ज्यादा एंट्री बैरियर्स है फॉर एनी न्यू एंट्रेंट। देन कम्स योर ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी मतलब कस्टमर कितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है ओवर योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट या फिर ओवर एनी अदर प्रोडक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल एप्पल, आपको पता ही है इतना सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका, देन इतना प्यारा क्वालिटी है उनका, तो इतना अच्छा डिजाइन है। सो एप्पल ने क्या किया है? ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर ली है। सो कोई भी पर्सन जो है वो एप्पल के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेगा ओवर एनी अदर प्रोडक्ट। सो आप कितना ही नथिंग जैसा फोन लेकर आ जाओ, एप्पल की क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा है इसलिए नथिंग विल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। तो भले तुम उसके जैसा दिखने वाला बना दो पीछे से, ठीक है, डजेंट मैटर। एप्पल की ब्रांड लॉयल्टी क्योंकि ज्यादा है इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एंट्री बैरियर्स ज्यादा है। हायर द ब्रांड लॉयल्टी, हायर आर द एंट्री बैरियर्स फॉर एनी न्यू एंट्रेंट। देन कम्स योर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। कोई भी कंपनी जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है उसके पास 3 टाइप के एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो इतने सालों से प्रोडक्शन कर रही है, उसको पता है प्रोडक्शन प्रोसेस में कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ आ सकती है, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़िया कर रखा है। तो इसलिए उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? स्मूथ है।
उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, बहुत अच्छी है, इफिशिएंट है। तो एक तो उनके पास ये एडवांटेज है कि उनका वेस्टेज कम होता है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत स्मूथ है। देन की इनपुट्स कंट्रोल, ओवर द पीरियड उनके पास उनके रॉ मटेरियल्स मतलब कि उनके इनपुट्स का भी कंट्रोल आ गया है। सो टाटा स्टील, पहले वो सिर्फ स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता था, अभी उनके पास आयरन ओर, कोल माइंस, इन सब का भी एक्सेस है, विच आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग। सो उनके पास क्या है, उनके इनपुट्स का भी कंट्रोल है। बट अगर कोई न्यू कंपनी आ रही है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो अभी क्या सोचेगी, अभी सिर्फ वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचेगी, उसके पास उसके इनपुट का कंट्रोल नहीं है, उसके इनपुट्स उसको बाय करने पड़ेंगे एक्सटर्नल मार्केट से। सो आपके टाटा स्टील के पास क्या एडवांटेज है कि it has control over the key inputs, which is again a kind of cost advantage. Then क्योंकि वो स्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसका इतना नाम है, तो उसको लोन कभी भी कम रेट पे मिल जाएगा। इट कैन गेट द फंड्स एट अ चीपर रेट एज कम्पेयर टू एनी न्यू एंट्रेंट। कोई नया बंदा जाएगा मार्केट में या बैंक के पास लोन लेना, तो बैंक उससे ज्यादा रेट लेगा एज कम्पेयर टू टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के पास इन तीन फैक्टर्स की वजह से टाटा स्टील के पास क्या है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। कौन सी तीन चीजें, प्रोडक्शन प्रोसेस एक तो स्मूथ है उनकी, सेकंड उनके पास की इनपुट्स का कंट्रोल है, देन थर्ड इट कैन एक्सेस द फंड्स एट चीपर रेट्स। तो इन तीन चीजों की वजह से टाटा स्टील या फिर एनी स्टेब्लिश्ड कंपनी कैन हैव एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एंड हायर द कॉस्ट एडवांटेज हायर आर द एंट्री बैरियर्स। देन कम्स योर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जितने ज्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है उतना ज्यादा मतलब क्या है, एंट्री बैरियर है। आपको गवर्नमेंट से लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, आपने ढंग से वर्क नहीं किया तो गवर्नमेंट आपका लाइसेंस कभी भी रिवोक कर देगी। सो ये सब फैक्टर्स की वजह से आपकी इंडस्ट्री क्या है, बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है बाय द गवर्नमेंट, एंड हेंस उसके एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, ऐसी कोई भी डिफेंस में नहीं आ सकता, गवर्नमेंट से लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। देन कम्स योर कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। स्विच करने में कस्टमर को जितना टाइम मनी इन्वॉल्व रहेगा, कस्टमर उतना रिलक्टेंट होएगा, कस्टमर उतना बोलेगा कि यार मुझे नहीं स्विच करना। सो हायर द स्विचिंग कॉस्ट हायर आर द एंट्री बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अभी एयरटेल की सिम है, आपने बोला वीआई चाहिए, वोडाफोन आइडिया। सो सबसे पहले तो यार टाइम इन्वॉल्व है, कब पोर्ट होके आएगी, थोड़े दिन में फिर क्या करेंगे, देन मनी भी इन्वॉल्व है, देन आपका बहुत ज्यादा आप यूज टू हो गए हो, आपके एफर्ट्स भी इन्वॉल्व है। अभी आप एयरटेल के पैकेजेस जो भी है रिचार्ज के, उससे यूज टू हो गए हो। अगर आप एयरटेल का ऐप यूज करते हो तो आप एयरटेल के ऐप से यूज टू हो चुके हो, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, वोडाफोन आइडिया के पैकेजेस देखने पड़ेंगे, वोडाफोन आइडिया के ऐप से यूज टू होना पड़ेगा, तो आपके एफर्ट्स इन्वॉल्व है। सो जितने ज्यादा टाइम मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, कस्टमर उतना ज्यादा ही स्विच करने के लिए अवॉइड करता है स्विच करना, एंड हायर आर द कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट हायर आर द एंट्री बैरियर्स। तो जब भी आपके एंट्री बैरियर्स ज्यादा रहेंगे, आपका न्यू एंट्रेंट इजीली आ नहीं पाएगा, एंड हेंस इट शोज कि आपकी इंडस्ट्रीज क्या अट्रैक्टिव, क्योंकि आप प्रॉफिट कर सकते हो, ऐसे ही कोई भी आ नहीं सकता। जल्दी बोल दो मेरे साथ, कौन से 5 फैक्टर्स थे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एंड देन कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। Then comes your second force, which is rival या फिर competitors. Rivalry among established companies. कितना ज़्यादा competition है, क्या intensity का competition है, that is going to decide the profitability of your industry. How? कैसे? How? जल्दी बताओ। So सबसे पहले rivalry का मतलब क्या होता है? Rivalry means competition, झगड़ा। And rivalry कितनी ज़्यादा है, intense है, कितनी intense है, that is डिपेंडेंट अपॉन 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स है जो कि डिसाइड करेंगे आपकी राइवलरी कितनी ज्यादा है एंड कैसे वो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर। आपकी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मतलब कि कितनी नंबर ऑफ कंपनीज है, क्या साइज की कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है। इट इज गोइंग टू डिसाइड योर प्रॉफिटेबिलिटी। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। 2 टाइप की कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। एक फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री होती है जिसमें क्या रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे या फिर मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जैसे आपके पानीपुरी का ठेला हो गया, आपकी मोमोज की दुकान हो गई, तो क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। ऐसे में क्या होता है ना कि एनी वन पर्सन, एनी वन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डिसाइड द प्राइस। कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती क्योंकि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है यार, अगर आप नहीं दोगे तो कोई और हमको सेम रेट में दे देगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पानीपुरी की दुकान खोली, मैंने बोला मैं 50 रुपए की सिर्फ 6 पानीपुरी दूंगी,
ठीक है, आप क्या बोलोगे, ठीक है मत दो, इतने सारे वेंडर्स हैं, हम उन लोग से ले लेंगे, वो हमको 20 रुपीज के 6 पानी पूरी खिला देंगे, 2 सूखी पूरी भी एक्स्ट्रा दे देंगे, सो आप मत दो। सो आई एम नॉट एबल टू डिटरमाइन द प्राइस, मैं प्राइस नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ इंडस्ट्री का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही इतनी सारी है उस पर्टिकुलर बिजनेस में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, कि प्रॉफिट्स जो है आपके लिमिटेड ही रहने वाले हैं, प्लस प्राइस आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। सो ऐसे केसेस में क्या होते हैं, राइवलरी बहुत ज्यादा होती है। यू कैन नॉट जस्ट चेंज योर प्राइजेस, फ्लक्चुएट योर प्राइजेस, आपको डिपेंड करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपका कॉम्पिटिटर भी उतना ही ऑलमोस्ट सेम प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, वरना आपके कस्टमर्स स्विच हो जाएंगे ना, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। सो जो भी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री होती है ना, उसमें राइवलरी बहुत ज्यादा होती है, कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, तो आप ऐसे ही प्राइस बढ़ा नहीं सकते, तो आपके प्रॉफिट्स क्या रहने वाले हैं, कम रहने वाले हैं, लिमिटेड रहने वाले हैं। देन कम्स योर कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री। कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री में क्या होता है, कम नंबर ऑफ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कम नंबर ऑफ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल अपने टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, ये लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज ही है, एंड देयर आर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं, इन लोग का क्या रहता है, एनी एक्शन ऑफ वन कॉम्पिटिटर विल डिपेंड अपॉन अदर कॉम्पिटिटर। मतलब ये सब क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक ने प्राइस कट किया, दूसरा भी कर देगा, तीसरा भी कर देगा, फिर सब लोग वापस कर देंगे। सो ये क्या हो रहा है, प्राइस वॉर्स चालू हो जाते हैं, एंड आप इतना ज्यादा डिस्काउंट्स देने लग जाते हो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगेन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट, जब जहां पर क्या होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, थोड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। देन या फिर आपकी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोली। अगर मोनोपोली है तो आप ही प्राइस डिसाइड करोगे, आपको जितना प्रॉफिट कमाना है आप कमा लो। रेलवेज, फॉर एग्जांपल रेलवेज इन इंडिया, आप कितने रेलवेज के प्राइस बढ़ा लो, आप अगर जो लोग को पसंद है रेलवे में ट्रैवल करना, वो लोग रेलवेज ही प्रेफर करेंगे, एंड आप भले ही प्राइस बढ़ा दोगे आपकी सीट्स के, लेकिन फिर भी इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस, क्योंकि क्या है, आप अकेले प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर द प्राइस डिसाइडर। सो इससे क्या डिटरमाइन होता है कि आपकी राइवलरी कितनी इंटेंस है, कितना ज्यादा इंटेंस राइवलरी है। देन कम्स योर इंडस्ट्री डिमांड, अनदर फैक्टर विच इज इंडस्ट्री डिमांड। डिमांड कैसे अफेक्ट करती है, तो अगर ग्रोइंग डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल कोविड के केस में क्या हुआ था, कोविड के टाइम पे ऑनलाइन, पहले तो सब लोग ऑफलाइन मार्केट से बाय करते थे, लेकिन कोविड की वजह से एवरीबडी वॉज शिफ्टिंग टू व्हाट, ऑनलाइन परचेसिंग, ऑनलाइन शॉपिंग पे सब लोग शिफ्ट हो रहे थे। तो जब ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट ही बढ़ गया ना, अब देखो ग्रो कर रही है डिमांड, और ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट ही बढ़ रहा है, इट हैज अ ग्रोइंग डिमांड। तो अगर ग्रोइंग डिमांड है, तो अमेजॉन अगर अकेले पहले 10 कस्टमर्स को फेस कर रहा होता था, इसके लिए फिर फ्लिपकार्ट बोलता था कि यार 10 ही तो कस्टमर है, चलो थोड़े 2-5 मैं कर लेता हूँ, मैं भी डिस्काउंट दे देता हूँ ताकि थोड़े कस्टमर्स मेरे पास आ जाए। तो ये लोग क्या करते थे, पहले झगड़ा करते थे, बट अब क्या हो रहा है, बिकॉज डिमांड ही बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड ही बढ़ रही है, अब 10 की जगह आप 100 लोग बाय करने आ रहे हैं ऑनलाइन ही, तो क्या करोगे, फ्लिपकार्ट बोलेगा ठीक है 100 में से चल 10-20 मैं ले लेता हूँ, 50 में ले लेता हूँ, बाकी के 20 ये ले लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, मतलब आपकी डिमांड ग्रो हो रही है, इन शॉर्ट आपकी कस्टमर बेस बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, आपकी राइवलरी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप बड़ा हुआ जो मार्केट कस्टमर बेस है उसको चेस करने लगोगे। आप जो लिमिटेड कस्टमर थे, अब उनकी जगह आपके पास कस्टमर्स ही बढ़ गए, कस्टमर्स बढ़ गए, तो अब आपको बड़ी ऑडियंस को काउंटर करना है, एंड हेंस इट विल रिजल्ट इन व्हाट, डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी। आप आपस में झगड़े करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है आगे के। सो ग्रोइंग डिमांड विल रिड्यूस कॉम्पिटिशन, एंड इससे क्या हो गया, आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ने वाले हैं। देन डिक्लाइनिंग डिमांड्स, फॉर एग्जाम्पल आपके सेटअप बॉक्सेस, हार्डली वो अभी कोई भी टियर 3 सिटीज में, थोड़े बहुत जो गांव वगैरह में चलते होंगे, ठीक है, तो उनका क्या है, डिमांड ही कम होते जा रहा है। अब डिमांड ही कम होते जा रहा है, लिमिटेड 2-3 गांव हैं जहां पर चल रहा है, या 2-3 कस्टमर्स है, 2 लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स ही कम हो जाएंगे, आपकी डिमांड कम हो रही है, तो आपका राइवलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि थोड़े लिमिटेड लोग हैं, उन्हीं को आपको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, एंड इट इज अ मेजर थ्रेट। क्योंकि डिक्लाइनिंग डिमांड से क्या होता है, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको बंद ही करना पड़ जाए, अनलेस यू स्विच, मतलब अगर आप अनलेस यू अपग्रेड और कोई दूसरी सर्विस प्रोवाइड करने लग जाओ। ये समझ आया क्या? देन कम्स योर कॉस्ट कंडीशन। कॉस्ट कंडीशन क्या बोलता है कि आपकी देखो फिक्स कॉस्ट तो ज्यादा है, आपकी फिक्स कॉस्ट तो लग गई है, अब अगर
आपकी डिमांड ही नहीं आ रही है मार्केट में, तो आप क्या करोगे, आप प्रमोशनल डिस्काउंट्स दोगे, आप उनको ऑफर्स दोगे, तो इससे आप क्या कर रहे हो, आपके प्राइजेस को कम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वॉल्यूम बढ़ानी है यार। ऑफ सीजन है, मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो कोई लेगा ही नहीं, तो फिर मैं मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो तो फालतू में लगी हुई है ना। तो इसलिए क्या करते हो, आप कभी भी फिक्स कॉस्ट के इक्विवेलेंट तो अर्न कर पाओ, इसलिए आप क्या करते हो, आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करते हो, जिसके लिए आप डिस्काउंट्स देने लग जाते हो, आपके प्राइजेस कम हो जाते हैं, तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। एंड क्योंकि आपने क्या किया, डिस्काउंट दिया, तो आपका कॉम्पिटिटर भी डिस्काउंट देने लग जाएगा, तो आपकी राइवलरी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। देन एग्जिट बैरियर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स ESE, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक या फिर इमोशनल फैक्टर्स, जिसकी वजह से आप उस इंडस्ट्री को एग्जिट ही नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो, चलो अब अगर ऑर्गेनाइजेशन काम कर ही रही है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, बेचने लग जाते हैं, सामान बेचना है तो क्या करोगे, आप डिस्काउंट देने लग जाओगे। सो अगर आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, सर्वाइव करने का ट्राई करोगे, जिसके लिए आप क्या करोगे, बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह देने लग जाओगे। आप डिस्काउंट दोगे तो आपका कॉम्पिटिटर भी डिस्काउंट देगा, एंड उससे क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी बढ़ जाएगी। ऐसे फैक्टर्स में इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स होते हैं, या फिर इमोशनल फैक्टर्स कि यार नहीं, पप्पा की दुकान है, मैं तो नहीं बंद करूंगा। तो दीज फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी। मेरे साथ बोल दो कौन से 4 फैक्टर्स। सबसे पहले तो इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, देन सेकेंड योर इंडस्ट्री की डिमांड, थर्ड इज योर कॉस्ट कंडीशंस जिसमें हमने फिक्स कॉस्ट की बात करी, एंड फोर्थ इज योर एग्जिट बैरियर्स। इन 4 फैक्टर्स की वजह से आपकी इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अफेक्ट होती है। Then comes your buyer bargaining power and supplier bargaining power. Buyer bargaining power and supplier bargaining power. First of all, bargaining power क्या होता है? Bargaining power is your ability to decide the price या फिर affect या influence the price. आप कितना प्राइजेस को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, दैट डिसाइड्स योर बार्गेनिंग पावर। जैसे मम्मी ने बोला कि भैया ये 1000 रुपए, भैया ने क्या बोला, शॉपकीपर ने 1000 रुपए की चीज है, मम्मी ने बोला 100 रुपए में 100 रुपए दूंगी या फिर 150 रुपया देगा, और मम्मी लेके भी आ गई 150 रुपीज में या 100 रुपए में। तो ये क्या हो गया, ये मम्मी की बार्गेनिंग पावर हो गई, मम्मी ने इन्फ्लुएंस कर दिया प्राइस को। सो कभी भी आपके बायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है एंड सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस। आपका बार्गेनिंग पावर मोस्ट पावरफुल, मतलब आपका बायर मोस्ट पावरफुल किन केसेस में होगा एंड आपका सप्लायर मोस्ट पावरफुल किन केसेस में होगा, उसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया था ECDSL। ECDSL, ई फॉर मतलब ईमेल होता है ना, वैसे ECDSL। सो दिस इज गोइंग टू डिसाइड कि आपका बायर मोस्ट पावरफुल कब है, आपका सप्लायर मोस्ट पावरफुल कब है। तो सबसे पहले बायर का केस देख लेते हैं। बायर में हमने एग्जांपल लिया था डीमार्ट का। ओके, तो ECDSL केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल E फॉर थ्रेटन टू एंटर। सो जब बायर आपको थ्रेट कर पा रहा है कि आई कैन एंटर इन योर इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूस द गुड्स, तब क्या है, बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट अभी क्या कर रहा है, इतने सारे ब्रांड्स है, यूनिलीवर, ITC, PNG, जॉनसन, उन सबसे प्रोडक्ट्स लेता है एंड डीमार्ट में बेचता है। तो डीमार्ट बोल सकता है कि ठीक है, मैं खुद भी प्रोडक्शन कर सकता हूँ, तो क्या कर रहा है, डीमार्ट कैन थ्रेटन द कंपनीज टू एंटर इनटू देयर इंडस्ट्री। डीमार्ट उनको थ्रेट कर रहा है कि मैं ही खुद मैन्युफैक्चर कर लूंगा गुड्स, तो इसलिए क्या करेंगे वो लोग, डर के डीमार्ट जो प्राइस बोलेगा थोड़ा ठीक ठाक प्राइस लगा देंगे, डीमार्ट को डिस्काउंट्स दे देंगे। सो ये क्या कर रहा है, इस केस में आपका जो बायर है, मतलब जो डीमार्ट है, वो क्या है, पावरफुल है, बिकॉज ही कैन थ्रेटन टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री and manufacture the goods by itself, produce the same products. Then C for choices, जब बायर के पास बहुत सारी choices है, यार अगर ITC नहीं देगा तो ठीक है मैं PNG से ले लूंगा, PNG नहीं देगा ठीक है मैं यूनिलीवर से ले लूंगा, तो बायर हैज मेनी choices and hence उसका पावरफुल है, उसका बार्गेनिंग पावर क्या है, पावरफुल है। Then dependency, when the industry is dependent on buyer for large portion of its sale, मतलब ये जो ITC है, यूनिलीवर है, डीमार्ट उनसे मेजर पोर्शन ऑफ गुड्स खरीद लेता है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे खरीद लेता है और फिर डीमार्ट के स्टोर्स में लगा देता है। तो मतलब
these companies मतलब ITC, Unilever, they are dependent on DMart for major portion of its sale and इसलिए क्या है बायर मतलब कि DMart जो है वो पावरफुल है बिकॉज अगर DMart ने ITC को बोला आज से तुझसे रिश्ता खत्म, आज से मैं तुझसे कुछ भी नहीं खरीदूंगा, तो DMart को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ITC को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा बिकॉज ITC वॉज डिपेंडेंट ऑन DMart फॉर मेजर पोर्शन ऑफ इट्स सेल। इसलिए हम बोलते हैं जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिपेंड होती है बायर के ऊपर फॉर मेजर पोर्शन ऑफ इट्स सेल तो बायर क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। देन कम्स योर स्विचिंग कॉस्ट। अगर स्विचिंग कॉस्ट कम है इजी तो क्या करेंगे, बायर इजीली किसी और पे स्विच हो जाएगा। जैसे डीमार्ट ने अगर ITC से खरीदना बंद करके यूनिलीवर से खरीदना चालू कर दिया तो मतलब डीमार्ट इज पावरफुल, क्यों? क्योंकि उसका स्विचिंग कॉस्ट कम है ना। ITC से नहीं खरीदूंगा, ठीक है, यूनिलीवर से खरीदूंगा, एज सच कुछ स्विचिंग कॉस्ट नहीं लग रही है डीमार्ट की, तो उसकी क्या है, स्विचिंग कॉस्ट कम है, इसलिए वो यहाँ पर पावरफुल है। देन कम्स योर लार्ज क्वांटिटीज। जब बायर किसी ऑर्गेनाइजेशन से लार्ज क्वांटिटीज में बाय करता है ना, अगेन वो यही बात हो गई मेजर पोर्शन ऑफ इट सेल जैसी, तो बायर जब लार्ज क्वांटिटीज में आपसे बाय कर रहा है तो बायर क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। वो बोलता है यार मैं इतना सारा बाय कर रहा हूँ, मुझे डिस्काउंट दो। आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा क्योंकि वो इतना ज्यादा बल्क में परचेसिंग कर रहा है। आए के समझ में ये 5 फैक्टर्स। देन ये चारों फैक्टर अब हम सप्लायर के एंगल से देखते हैं। सप्लायर के एंगल से कैसे, व्हेन द सप्लायर कैन थ्रेटन टू एंटर इनटू बायर्स इंडस्ट्री बट द बायर कैन नॉट थ्रेटन टू एंटर इनटू सप्लायर्स इंडस्ट्री, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सप्लायर पावरफुल हो जाएगा। सप्लायर पावरफुल हो जाएगा। सप्लायर बोलेगा कि यार चल मैं अभी तुमको गुड्स दे रहा हूं, फिर तुम आगे बेच रहे हो, ठीक है मैं डायरेक्ट ही कस्टमर को बेच दूंगा। द सप्लायर इज थ्रेटनिंग टू एंटर इनटू बायर्स इंडस्ट्री, तो लेकिन बायर सप्लायर के पास नहीं आ पा रहा है। बायर अभी सिर्फ क्या कर रहा है, जो बायर है वो इनसे गुड्स ले रहा है और आगे कस्टमर को दे रहा है, और जो सप्लायर है वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो सप्लायर क्या बोल रहा है कि यार बायर मैं तुझे ना देकर डायरेक्टली कस्टमर को ही दे दूंगा, ठीक है, आई एम थ्रेटनिंग यू टू एंटर इनटू योर इंडस्ट्री। लेकिन बायर सप्लायर को नहीं बोल सकता है कि मैं मैन्युफैक्चर करना चालू कर दूंगा, क्योंकि यार वो तो सिर्फ ट्रेड कर रहा था। मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा, इतनी सारी फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, मशीन्स लेनी पड़ेगी, लेबर लाने पड़ेंगे। तो बायर कैन नॉट थ्रेटन टू एंटर इनटू सप्लायर इंडस्ट्री। इस केस में सप्लायर क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। देन कम्स योर चॉइसेस। अगर बहुत कम चॉइसेस अवेलेबल है आपके पास, बहुत कम चॉइसेस अवेलेबल है, तो आप क्या हो जाओगे, पावरफुल हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, इंडियन रेलवेज आपके पास चॉइस ही नहीं है क्योंकि और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो इसलिए इस केस में क्या है, जो रेलवेज है मतलब जो सप्लायर है, क्योंकि उसके सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या हो गया, पावरफुल। उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको चुपचाप उतने प्राइस में खरीदनी पड़ेगी टिकट्स। देन डिपेंडेंसी, और आपके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। जैसे सप्लायर जो है वो अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी आपकी इंडस्ट्री पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरे को भी सेल कर देगा। आपने नहीं खरीदा, ठीक है, वो दूसरे को सेल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, उस केस में सप्लायर पावरफुल हो जाएगा। ठीक है तू मत ले, किसी और को दे दूंगा, तो सप्लायर क्या हो गया, पावरफुल हो गया इस केस में। देन स्विचिंग कॉस्ट, अगर आपकी स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो सप्लायर कभी भी क्या करेगा, उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, अभी उसके पास इतने सारे एयरबस के एयरक्राफ्ट है, उसने अगर बोला नहीं यार एयरबस के नहीं, अब मैं दूसरे कोई एयरक्राफ्ट यूज करूंगा, सो उसकी स्विचिंग कॉस्ट सोचो ना कितनी है। पहले तो जो एयरक्राफ्ट तुमने ऑलरेडी ले रखे हैं उनको स्क्रैप करो, फिर न्यू एयरक्राफ्ट खरीदो, फिर न्यू एयरक्राफ्ट को रन करने के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, न्यू एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा आपके पायलट्स को। तो यहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई इंडिगो की, इसलिए इंडिगो जो है वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा स्विच करना, एंड हेंस वो क्या करेगा, एयरबस से ही खरीदेगा, एयरबस के ही एयरक्राफ्ट खरीदेगा। तो इस केस में एयरबस विच इज द सप्लायर, उसकी बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज द कस्टमर कैन नॉट स्विच इजीली फ्रॉम एयरबस टू एनी अदर एयरक्राफ्ट। आए के समझ में? ECDSL केसेस मेरे साथ जल्दी बोल दो। E फॉर थ्रेटन टू एंटर, C फॉर चॉइसेस, D फॉर डिपेंडेंसी, S फॉर स्विचिंग कॉस्ट एंड L फॉर लार्ज क्वांटिटीज। देन थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। योर फिफ्थ फैक्टर इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर आपके बहुत सारे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में तो आप इजीली एकदम ही प्राइस नहीं बढ़ा सकते, कुछ तो भी प्राइस नहीं चार्ज कर सकते आप। फॉर एग्जाम्पल अगर कैब वालों ने, ऑटो वालों ने क्या करा, बहुत ही प्राइजेस बढ़ा दिए। 25 रुपीज अगर वो पर मीटर ले रहे हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, बोला अब तो हम 40 रुपीज पर मीटर के लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, अब हमारे पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है,
हमारे पास क्या है, हम लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर लेंगे, हम मेट्रो यूज कर लेंगे, हम बसेस यूज कर लेंगे। सो इस केस में क्या है, क्योंकि आपके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो आप अनशन कुछ भी प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो क्या है, जब भी बहुत ज्यादा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है आपके प्रॉफिट्स लिमिटेड ही रहेंगे, क्योंकि आप अनशन प्राइस नहीं चार्ज कर पाओगे आपका प्राइस आपके प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, तो आपको लिमिटेड ही प्रॉफिट रहने वाले हैं। बट अगर बहुत कम सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है आपके मार्केट में तो आप क्या करोगे, आप प्राइस बढ़ा दो, टू एन एक्सटेंट आप आपके प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हो। प्राइस बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे ना। तो अगर सब्सटीट्यूट्स बहुत कम है तो यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट टू एन एक्सटेंट, बट अगर बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा। देन हमको हमारे एंड्रयू ग्रूव सर ने बताया कि यार ये 5 फैक्टर, जो पोर्टर ने 5 फैक्टर्स बता दिए, 5 फोर्सेस बता दी, लेकिन एंड्रयू ग्रूव सर ने बोला देयर इज वन मोर फोर्स जो अफेक्ट करती है आपके इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को। वो कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंटर्स। कॉम्प्लीमेंटर्स क्या होते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि इंक्रीज करते हैं द वैल्यू ऑफ योर मेन प्रोडक्ट, जो कि जब आप मेन प्रोडक्ट के साथ यूज करते हो इट इंक्रीजेज योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल पीसी इंडस्ट्री, आपके कंप्यूटर इंडस्ट्री के साथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो भी आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंटर है फॉर योर पीसी इंडस्ट्री। इट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू आउट ऑफ योर मेन प्रोडक्ट। तो ये इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा वाइल डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी या फिर अट्रैक्टिवनेस ऑफ योर इंडस्ट्री। आगे समझ में, जल्दी बताओ। तो ये 5 फोर्सेस हो गई। देन 6th एंट्री ग्रुप सर ने बताई, जिससे अब हमारे पास क्या है, हमारे इंडस्ट्री का एनालिसिस हो चुका है। नेक्स्ट लेयर कौन सी थी, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस भी हमने इसमें कर ही लिया। आपने यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स पढ़े ना, राइवल्स 5 फोर्सेस में। आपका लास्ट लेयर वॉज योर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। अब आपको क्या करना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी एनालिसिस करना है, ऑर्गेनाइजेशन को भी इवैल्यूएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, VRIO फ्रेमवर्क। VRIO फ्रेमवर्क क्या बोलता है कि आपको अगर पता करना है आप कितने कॉम्पिटेंट हो, क्या कॉम्पिटेंसीज है आपके पास, तो आपके पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं खुद को। कौन से 4 क्वेश्चन, V फॉर वैल्यू, R फॉर रेयरनेस, I फॉर इमिटेबिलिटी एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 क्वेश्चन आप आपके करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटेंसी होता क्या है, मैंने आपको पूछा कि आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, मतलब आपको क्यों लगता है कि आपको सीए में कर लेना चाहिए। आपने बोला कि यार क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, देन मेरी प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे हैं, मैं फिर उसके बाद मेरी स्पीड बहुत अच्छी है तो मैं एग्जाम में जल्दी जल्दी लिख के आ सकता हूँ, देन मैं रिटेन भी कर पाता हूँ, मेरे को कंसेप्ट एक बार में समझ आ जाते हैं, फिर मैं मेरा टाइम टेबल बनाता हूँ उसको फॉलो भी करता हूँ। आपने ऐसे बहुत सारी आपकी क्या बता दी, खूबियां बता दी। मैंने आपको क्या बोला, आप आपकी खूबियां बताओ, आपने बता दी। मैंने फिर आपको बोला इनमें से कौन सी मेन है जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी एग्जाम्स क्लियर करने में। तो आपने क्या बोला, एक तो जो स्पीड वाली थी कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, एंड जो एक ये थी कि मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है तो मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो ये दोनों क्या हो गई, आपकी मेन खूबियां हो गई। इसको हम बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज। तो वेन एवर यू नीड टू डिसाइड योर कॉम्पिटेंसी आप ये फ्रेमवर्क यूज करते हो, VRIO फ्रेमवर्क, जिसमें आप सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप को क्या पूछते हो, वैल्यू। कितना वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो आपके कस्टमर्स को, कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो आप। जितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उतना ज्यादा आपके पास क्या है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। 2 टाइप की कॉम्पिटेंसीज होती है, एक तो थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज जो कि आपको सिर्फ हेल्प करेगी इन सर्वाइविंग, फिर आती है आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज, मतलब कि जो मेन खूबियां होती है जो आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलने में हेल्प करेगी। So you need to question yourself how much value you are adding to the customer. Then rareness, कितने रेयर हो आप कितने रेयर हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कंट्रोल होना इज वेरी रेयर। देर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास दोनों का कंट्रोल है, हार्डवेयर का भी एंड सॉफ्टवेयर का भी। एप्पल के पास कंट्रोल है दोनों का, तो एप्पल क्या हो गई, एप्पल रेयर हो गई। तो यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ आप कितने रेयर हो। देन कम्स योर इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी मतलब कॉपी करना। आपको कॉपी करना कितना डिफिकल्ट है उतनी ज्यादा आपके पास कॉम्पिटेंसीज है, ठीक है। जितने ज्यादा बैरियर्स है आपको कॉपी करने में उतना ज्यादा आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या फिर उतना ज्यादा आप कॉम्पिटेंट हो। अब 2 टाइप की चीजें होती है, एक टेंजिबल चीजें होती है, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल चीजें इजी टू कॉपी होती है, नथिंग ने कर लिया ना एप्पल की डिजाइन को कॉपी, पीछे से सेम दिखा देता है। लेकिन जो इनटेंजिबल चीजें होती है, जो कि ब्रांड लॉयल्टी हो गई, जो सिक्योरिटी हो गई, जो यूजर इंटरफेस हो गया, जो चीजें क्या कर रहा है एप्पल प्रोवाइड कर रहा है, ये सब चीजें नथिंग कॉपी नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी दीज थिंग्स।
तो जितना ज्यादा डिफिकल्ट है आपको कॉपी करना, उतना ज्यादा आपके पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। देन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कितना ऑर्गेनाइज्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑर्गेनाइजेशन जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना आप क्या करोगे, रिसोर्सेज का वेस्टेज अवॉइड कर पाओगे, एंड हेंस उतना ज्यादा आपके पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी कॉम्पिटेंट है, उसके पास कितना कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, उसके लिए वी यूज दिस फ्रेमवर्क विच इज कॉल्ड एज VRIO। V for value, R for rareness, I for imitability and O for organization। देन इंडस्ट्री को ही एनालाइज करने के लिए वी हैव वन मोर फैक्टर जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस में आप क्या करते हो, आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इनको एनालाइज करते हो। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो आप क्या करते हो, आपकी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो, आपकी वीकनेसेस को कम करने की कोशिश करते हो, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हो, और थ्रेट से बच के रहने की कोशिश करते हो। तो स्वॉट एनालिसिस में क्या करते हो, एक चार्ट बना लोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरी वीकनेसेस है, ये मेरे मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे मार्केट में थ्रेट चल रहा है, और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो स्वॉट एनालिसिस इज नथिंग बट डिसाइडिंग आपकी ये चारों फैक्टर्स। हमने एग्जांपल लिया था एयरबीएनबी का। सो एयरबीएनबी की स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके पास एक एप्लीकेशन है, उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क है लोगों का, प्रॉपर्टीज का, एंड एनीबडी कैन यूज इट्स ऐप। उसके पास एप्लीकेशन है, कोई भी ऐप ले लो और फिर आके तुम बुकिंग कर लो। तो उसके पास क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ प्रॉपर्टी है, एप्लीकेशंस है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई। उसकी वीकनेस क्या हो गई कि यार वो ना होस्ट पे डिपेंड हो रहा है फॉर क्वालिटी। मतलब एयरबीएनबी का जो भी ओनर है वो अच्छे से साफ करके रखा है कि नहीं, उसकी अगर बुकिंग है तो उसने उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसको क्लीन करके रखा है कि नहीं। तो वो एयरबीएनबी खुद जाके नहीं देखता है, वो ओनर पे डिपेंडेंट है कि ओनर क्या क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो एयरबीएनबी की वीकनेस क्या हो गई, वी आर डिपेंडिंग ऑन होस्ट फॉर आवर क्वालिटी। फिर अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई, क्या ट्रैवल इंडस्ट्री में कितना क्रेज आ रहा है यार, हर कोई ट्रैवल करना चाह रहा है, तो जितने ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, उतना ज्यादा एयरबीएनबी का बिजनेस बढ़ेगा। तो ये उसकी अपॉर्चुनिटीज हो गई। देन उसके कॉम्पिटिटर्स हो गए, या फिर कोविड आ गया, ये सब उसकी थ्रेट्स है। तो एयरबीएनबी ने क्या किया, ये चार्ट बनाया, ये उसने उसकी स्वॉट आइडेंटिफाई करे, एंड अब वो स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो स्टेप्स क्या हो गई आपकी स्वॉट एनालिसिस में, 7 स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे आपके स्वॉट, फिर उसमें आप ट्राई करोगे आपकी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाने का, वीकनेसेस कम करने का, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट करने का, एंड थ्रेट से बच के रहने का। इन सब को डिसाइड करके, कंसिडर करके आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, रिकमेंडिंग स्ट्रैटेजी विच इज द 7th स्टेप। मैम यहाँ पर स्वॉट सी एनालिसिस क्यों लिखा है, बिकॉज थ्रेट को आप चैलेंज भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर ऐसे स्लैश कर दो, टी या फिर सी। तो टी फॉर थ्रेट भी हो सकता है, टी फॉर सी फॉर चैलेंज भी हो सकता है, विच इज वन एंड द सेम। अब यार इतनी इतनी बातें तो कर ली, लेकिन फिर भी देर आर लिमिटेशंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। क्या लिमिटेशंस है मैम, ये तो इतनी अच्छी चीज बताई आपने, स्वॉट आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन यार इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस है, उसके लिए हमने निमोनिक बनाया था, लॉर्ड कार्टून नेटवर्क। जैसा आपका लॉर्ड ऑल्टो, कार के लिए आप क्या बोलते हो, लॉर्ड कौन है, ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो, ऑल्टो। वैसे आपके कार्टून चैनल्स का लॉर्ड कौन है, कार्टून नेटवर्क, उस पर क्योंकि टॉम एंड जेरी आता था, ठीक है। तो आपके लिमिटेशंस क्या होगा स्वॉट एनालिसिस के, लॉर्ड कार्टून नेटवर्क। एल फॉर लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्वॉट। आप क्या कर जाते हो, आप इतनी बड़ी लिस्ट बना लेते हो, स्ट्रेंथ्स कितनी बड़ी, वीकनेस कितनी बड़ी, अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी, एंड देन थ्रेट्स कितनी बड़ी, एंड इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी लॉन्ग लिस्ट हो गई। एल फॉर लॉन्ग लिस्ट। देन ओ फॉर डेंजर ऑफ ओवर जनरलाइजेशन। ओ फॉर ओवर जनरलाइजेशन, मतलब आपने सिर्फ जनरलाइज कर दिया कि यार एप्पल ने जनरलाइज कर दिया कि हमारी ब्रांड लॉयल्टी बढ़िया है। अरे ब्रांड लॉयल्टी बढ़िया क्यों है, क्यों है, क्योंकि आप इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए कि आप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए कि आपकी सिक्योरिटी ज्यादा है, इसलिए कि आपका डिजाइन अच्छा है, इसलिए, मतलब रीजन तो बताओ। आपने सिर्फ जनरलाइज कर दिया, तो देयर इज अ डेंजर ऑफ ओवर जनरलाइजेशन। Then R for you are ignoring the business reality which is very complex. For example, Amazon ने क्या बोला, हमारी स्ट्रेंथ्स हो गई, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हो गई, हमारा लॉजिस्टिक्स बढ़िया है, हमारा लॉजिस्टिक्स बढ़िया है। लेकिन उन्होंने क्या किया, रियलिटी इग्नोर कर दी कि भाई फ्यूल का कॉस्ट देखो कहाँ आसमान छू रहा है, फ्यूल का कॉस्ट इतना बढ़ रहा है, तो हमारी स्ट्रेंथ्स कभी भी हमारी वीकनेस भी बन सकती है, या फिर थ्रेड भी बन सकता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आप बिजनेस रियलिटी को इग्नोर कर रहे हो।
which is complex. Business reality is very complex. Then comes difficult to segment clearly between opportunities and threat. अब आप opportunity है कि threat है, ये clearly segment करना आपके लिए difficult हो रहा है. For example, हमारे Amazon वाले केस में हमारा logistics बहुत strong है, तो इसको हम क्या बोले, ये हमारी strength बोले कि हम इसको threat बोले, क्योंकि fuel cost बढ़ गया तो अब हमारे logistics strong नहीं बचेंगे, तो it is a threat for us. तो अब it is very difficult to clearly segment कि कितनी opportunity है और कितना threat है. देन आप कंफ्यूज भी हो सकते हो बिटवीन योर स्वॉट, जैसे हम अभी हो रहे थे कि यार ये स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक इज योर वीकनेस की स्ट्रेंथ, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. एंड आपका फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, जो भी लोग बैठ के स्वॉट आइडेंटिफाई करते हैं ना, उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है ऑन कंपाइलिंग लिस्ट रादर देन थिंकिंग. अब सोचते ही नहीं हो कि यार क्या इंपॉर्टेंट, आपका पूरा थॉट प्रोसेस चल जाता है चलो चलो लिस्ट कंपाइल करते. यू फोकस ऑन कंपाइलिंग लिस्ट रादर देन थिंकिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट. देन एंड फॉर यू इग्नोर द न्यू पॉसिबिलिटीज. जो करंटली हो रहा है आप सिर्फ उन चीजों को कंसिडर करके आपके स्वॉट को लिस्ट डाउन कर लेते हो, आप कोई न्यू पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते ही नहीं हो. जैसे आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि यार इसे थ्रेट कोविड आ गया तो क्या होगा, सो यू इग्नोर द न्यू पॉसिबिलिटीज. So Lord Cartoon Network is your limitations of SWOT analysis. Then comes your portfolio analysis. क्या होता है portfolio analysis? कोई भी कंपनी जिसके बहुत सारे बिजनेसेस है तो उसको उसके सारे बिजनेसेस को एनालाइज करना है, जिसके लिए वो क्या यूज करती है, पोर्टफोलियो एनालिसिस. इट इज अ टूल विच इज यूज टू एनालाइज द पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस of an organization, portfolio or basket of products or business units of an organization. अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कोई भी कंपनी अगर उसके बिजनेसेस एनालाइज कर रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसाइड करना कि कौन सा बिजनेस बंद कर दे, डिसाइड करना कि कौन सा बिजनेस कंटिन्यू रखे, डिसाइड करना कि कौन सा बिजनेस जो है नया डाले, क्या कोई नया बिजनेस डालना चाहिए, एंड एनालाइज द करंट मिक्स ऑफ बिजनेस. ये उसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बिजनेस क्या क्या बिजनेसेस में कर रहा हूँ उसको ये एनालाइज करना है, एनालाइज द करंट मिक्स ऑफ बिजनेस. देन व्हाट ऑल न्यू बिजनेसेस टू ऐड, मुझे क्या न्यू बिजनेस ऐड करना चाहिए. जैसे जियो ने रिलायंस ने क्या सोच लिया, अब हमको टेलीकॉम सेक्टर में भी जाना है, हमको एक न्यू बिजनेस ऐड करना है, तो उन्होंने जियो की सिम ले आया. एंड डिसाइडिंग विच बिजनेस टू बी रिटेन्ड और क्लोज्ड. तो इन सब चीजों के लिए आप क्या यूज करते हो, आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस, जिसके लिए बीसीजी ने ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स मॉडल दिया है, एंड एक मैकिन्सी का भी जी बिजनेस मॉडल है विच इज नॉट इन योर सिलेबस, बट ये बीसीजी वाला आपके सिलेबस में है तो हम पढ़ने वाले हैं. बीसीजी क्या है, इसका मतलब है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. इट इज अ कंसल्टेंसी कंपनी. आप लोग आपका सीएमए हो जाने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कर लेना. बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स क्या बोलता है, 4 टाइप के बिजनेस होते हैं कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के, 4 टाइप के. कौन से 4, देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क, देन स्टार, देन कैश काउ, देन डॉग. क्या होता है ये सब, देखो आपके बिजनेस है तो कभी भी आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो अभी कहाँ है, वो क्वेश्चन मार्क स्टेज पे, क्योंकि यू डोंट नो कि वो कहाँ जाएगा, कितनी सेल होने वाली है, कितने पैसे लगने वाले हैं मुझे उसको मार्केटिंग करने में, कितने कस्टमर्स उसको बाय करेंगे. तो इट इज करंटली इन योर क्वेश्चन मार्क स्टेज, अभी आपको पता ही नहीं है वो कहाँ जाने वाला है, क्वेश्चन मार्क है. देन कम्स योर स्टार प्रोडक्ट, जो कि स्टार बन चुका है, मतलब वो प्रोडक्ट हर कस्टमर को चाहिए, उसका कस्टमर ग्रोथ शेयर भी ज्यादा है एंड देन उसका मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है, उसकी दोनों चीजें ज्यादा है, ग्रोथ भी ज्यादा है, शेयर भी ज्यादा है, तो ये आपका स्टार प्रोडक्ट हो गया. देन कम्स योर कैश काउ, जो कि ऐसा प्रोडक्ट है कि यार बस बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन एज सच इसका कुछ मार्केट में ग्रोथ बढ़ने नहीं वाला है फ्यूचर में, बट अभी बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं. देन कम्स योर डॉग प्रोडक्ट विच इज समथिंग विच यू वांट टू डाइवेस्ट, जो आपको बंद करना चाहिए. सो देखो हमने एग्जाम्पल लिया था एप्पल का. सो एप्पल टीवी ये सब चीजें क्या हो गई, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट. एप्पल के अभी इतना ज्यादा मार्केट शेयर नहीं है, अभी एप्पल टीवी का मार्केट शेयर क्या है, कम है, लेकिन ग्रोथ के चांसेस हाई है. देयर आर ऑलवेज 2 फैक्टर्स, एक तो मार्केट ग्रोथ, एक मार्केट शेयर, जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे हमारा प्रोडक्ट कहाँ फॉल कर रहा है, कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है. सो एप्पल टीवी अभी उसका मार्केट शेयर कम है, हाँ कम है, बट उसका पोटेंशियल है ग्रोथ का, वो ग्रो कर सकता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट है. एंड क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट में बीसीजी बोलता है यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट. देन कम्स योर नेक्स्ट प्रोडक्ट, स्टार प्रोडक्ट, जैसे हमारा आईफोन मार्केट शेयर भी ज्यादा है, हर किसी को चाहिए, हर किसी के पास है, एंड ग्रोथ भी ज्यादा है. ग्रोथ तो है ही भाई, अभी देखना 18, 19, 20, 21 सब आ जाएंगे, तो ग्रोथ भी ज्यादा है, तो ये आपका क्या है, स्टार प्रोडक्ट है, एकदम स्टार बन चुका है ये. तो ऐसे प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, इसमें इन्वेस्ट भी करोगे और इसको आप होल्ड भी करके रखोगे. देन कम्स योर कैश काउ, तो जैसे मैकबुक हो गया, मैकबुक क्या
मार्केट शेयर ज्यादा है क्या? हाँ, लेकिन यार एज सच मार्केट में ग्रोथ नहीं बची है, बिकॉज क्या है कि बहुत लोगों को अब क्या चाहिए, विंडोज वाले कंप्यूटर्स चाहिए आपको। मतलब बहुत सारे लोग जो है कॉर्पोरेट पे जॉब करने लग गए, एंड जॉब के लिए आपको क्या चाहिए, आप भी जैसे अगर एक्सेल वगैरह यूज करते हो तो इट इज ईजियर टू यूज एक्सेल ऑन विंडोज एज कम्पेयर टू मैकबुक। तो इसके लिए क्या है, उसका मार्केट ग्रोथ एज सच ज्यादा लग रहा नहीं है, लेकिन मार्केट शेयर ज्यादा है, बहुत सारे लोगों के पास है। तो ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट आपका कैश काउ है। ऐसे प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, होल्ड करके रखोगे, और ऐसे प्रोडक्ट से आप जितना पैसा निकाल सकते हो उतना पैसा निकालोगे, इसलिए आप उसको बोलते हो कैश काउ। और आप कैश काउ से जो सब पैसा निकालते हो वो सब आप इन्वेस्ट करते हो कहाँ पर, आपके क्वेश्चन मार्क में। मतलब कैश काउ से पैसे निकालो, क्वेश्चन मार्क में डाल दो, कैश काउ से निकालो, क्वेश्चन मार्क में डाल दो। देन कम्स योर डॉग। डॉग इज अ प्रोडक्ट जिसका ना मार्केट शेयर ज्यादा है ना ग्रोथ ज्यादा है। भाई ऐसे प्रोडक्ट को आप बंद कर दो, डाइवेस्ट कर दो, बीसीजी सजेस्ट करता है। सो आपको कभी भी आपके बिजनेस को देखना है कि यार मेरे कैसे कैसे बिजनेसेस है, तो उसके लिए आप ये मैट्रिक्स यूज कर सकते हो। देन इसके एडवांटेजेस क्या है, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। अरे भाई बहुत एडवांटेज है, कौन से, यूवीडब्ल्यू एडवांटेज है। यू फॉर इट acts as a useful discipline for business managers and helps in allocation of resources। आपको पता रहेगा कि यार कैश काउ में है, कौन सा प्रोडक्ट कैश का हुआ है तो इससे पैसा निकालना है, कौन सा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है तो इसमें आपको पैसा डालना है। सो इट एक्ट्स एज अ यूजफुल डिसिप्लिन फॉर बिजनेस मैनेजर्स एंड हेल्प्स इन प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन वी फॉर इट इज अ गुड वे टू विजुअलाइज द पोटेंशियल ऑफ योर डाइवर्स बिजनेसेस। आप इट इज अ गुड वे टू विजुअलाइज, अब विजुअलाइज कर रहे हो कि कौन सा प्रोडक्ट काउ है, कौन सा प्रोडक्ट डॉग है, कौन सा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब से आप क्या हेल्प कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपके बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। अगर कोई स्टार है तो आपको पता है इसका बहुत पोटेंशियल है, कोई कैश का हुआ है तो आपको पता है कि इससे पैसे निकालने, कोई डॉग है तो आपको पता है इसका कोई पोटेंशियल ही नहीं है, इसको बंद करना है। सो इट इज अ गुड वे टू विजुअलाइज योर पोटेंशियल। देन डब्ल्यू फॉर इट वांट्स द कॉर्पोरेट मैनेजर ऑफ द फाइनेंशियल डिमांड इन एडवांस। जैसे अगर मुझे पता है कि कोई प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है तो मुझे एडवांस में पता चल गया कि यार इसमें बहुत पैसा डालना पड़ेगा, मुझे फाइनेंशियल डिमांड एडवांस में पता चल रही है। इट वांट्स द कॉर्पोरेट मैनेजर ऑफ द फाइनेंशियल डिमांड वेल इन एडवांस। UVW are the advantages of your BCG growth share matrix. Then comes your limitations। हर चीज का लिमिटेशन होता है, BCG के भी लिमिटेशंस होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेशनल वेगनेस। देखो ग्रोथ शेयर क्या होता है, ग्रोथ मार्केट कितना होता है, देन हाई कितना है, लो कितना है, मतलब हाई मार्केट शेयर कितना है, कितना है तो हाई बोलेंगे, कितना है तो लो बोलेंगे, कुछ भी डिफाइंड नहीं है। आपको सिर्फ आपका इंडियन मार्केट देखना है, लोकल मार्केट देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट देखना है फॉर डिटरमाइनिंग योर शेयर। तो ये सब चीजें क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। एंड इसकी वजह से देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट जो भी ये एनालिसिस कर रहा है वो नैरो डाउन कर दे अप्रोच को, वो इंटरनेशनल मार्केट कंसिडर ही नहीं करे, वो सिर्फ इंडियन मार्केट कंसिडर करे और उसके बेसिस पे वो आपको क्या करे, ये बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स बना के दे दे। सो बिकॉज नथिंग इज डिफाइंड इट कैन लीड टू नैरो डाउन योर अप्रोच, इसलिए हम बोलते हैं डेफिनेशनल वेगनेस है। वेगनेस मतलब कंफ्यूजन। देन कैपिटल मार्केट असम्पशन, ये बोलता है कि यार ये क्या बोल रहा था कि कैश काउ से पैसा निकालो और स्टार में और क्वेश्चन मार्क में डाल दो, तो ये क्या कर रहा है, ये इग्नोर कर रहा है द फैक्ट कि आप पैसे मार्केट से भी तो ले सकते हो, आप बैंक से लोन भी तो ले सकते हो। क्यों मैं कैश काउ से निकाल के स्टार में क्वेश्चन मार्क में डालू पैसे, कैश काउ से निकाल के ही क्यों डालू। इट इज इग्नोरिंग द फैक्ट दैट फंड्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट। तो ये उसका कैपिटल मार्केट का गलत असम्पशन है। देन ये बोलता है कि आप बहुत अनकाइंड हो एनिमल्स से। मैम ये क्या आ गया, एनिमल्स, मॉरल साइंस कैसे चालू कर दिया, इट हाउ आर वी अनकाइंड टू एनिमल्स। तो देखो हमने 4 चीजें पढ़ी थी, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ, डॉग। तो जो लास्ट के 2 है ना, काउ एंड डॉग, ये दोनों एनिमल्स है। एंड इसका मतलब ये बोलना है, कवि ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पर कि यू आर बीइंग अनकाइंड टू एनिमल्स। तो आप जो कैश काउ एंड डॉग है ना, आप उनके साथ बहुत ऐसे बेकार फील कर रहे हो, आप उनके साथ बहुत अनजेनरस ट्रीटमेंट कर रहे हो। आप काऊ के लिए क्या बोल रहे हो कि यार इसमें इन्वेस्ट मत करो लेकिन इससे पैसा निकालो, डॉग के लिए क्या बोल रहे हो, उसको बंद कर दो। तो यू आर बीइंग वेरी अनजेनरस, आप बहुत अनजेनरस ट्रीटमेंट दे रहे हो इनको। और आप क्या कर रहे हो, आप डॉग का लिंकेज इग्नोर कर रहे हो विद एनी अदर बिजनेस। क्या पता डॉग जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप आपके स्टार प्रोडक्ट के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, लेकिन आप डॉग बंद करने का सोच रहे हो। तो आप ये तो क्या कर रहे हो, आप लिंकेज ही अवॉइड कर रहे हो, आपने इग्नोर कर दिया द लिंकेज ऑफ डॉग विद एनी अदर प्रोडक्ट। तो दिस इज अगेन अ डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन। एंड थर्ड इज डेंजर ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है, आप जो सोचते हो ना, जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। आपकी कितनी एनर्जी है, द
साइन ऑफ योर एनर्जी विल अट्रैक्ट द रिजल्ट। आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट अट्रैक्ट करेगी, आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रिजल्ट अट्रैक्ट करेगी। मतलब आप एक बार जो सोच लेते हो ना वो फिर वो वैसा ही होता है। बस यही यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब यही है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होता है। सो देयर इज अ डेंजर ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आपने सोच ही लिया कि यार ये प्रोडक्ट काऊ है, काऊ आगे जाके क्या बनेगा, डॉग, और डॉग को आपको बंद करना है। तो अगर आपने ऐसा पहले से ही सोच रखा है तो काऊ अगर अच्छा भी परफॉर्म कर सकता था ना, अगर आप उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते, थोड़ा बहुत इनोवेशन लाते तो शायद काऊ अच्छा परफॉर्म करता। लेकिन क्योंकि आपने सोच लिया ये तो काऊ है, ये तो अब डॉग बनेगा, फिर इसको बंद करना है, तो आपने क्या करा, आपने सोच लिया तो अब वैसा ही होगा। सो देयर इज अ डेंजर ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब आपने एक बार सोच लिया तो वो वैसा ही होगा, देखना जल्दी होगा और बहुत बुरा होगा। इसलिए क्या बोलते हैं हम, अच्छा अच्छा सोचो, बिकॉज योर एनर्जी अट्रैक्ट्स द रिजल्ट इन द यूनिवर्स। आप अगर अच्छा अच्छा पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। देन कम्स योर स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्या होता है ये, आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग में क्या करते हो। यार हमने ये तो कब से ही पढ़ रखा है कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मिशन बनाएंगे, गोल बनाएंगे, फिर हम हमारे अपॉर्चुनिटीज थ्रेड्स देखेंगे इन द एक्सटर्नल मार्केट। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना 7 स्टेप्स, स्वॉट एनालिसिस की जो स्टेप्स पढ़ी थी अपन ने, उसी को इन्होंने नीचे तोड़ के लिखा है कि सबसे पहले मिशन बनाओ, गोल बनाओ, देन आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करके अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स बताओ, देन आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करके स्ट्रेंथ्स वीकनेस बताओ, फिर स्ट्रैटेजीज बनाओ, स्ट्रैटेजी बना ली, अब उसको इंप्लीमेंट कर दो। फिर एक फीडबैक लूप होता है, आप जिसमें क्या करते हो, पता करते हो क्या मेरी स्ट्रैटेजी अचीव हुई कि नहीं, नहीं हुई है तो वाई देयर इज अ गैप, क्यों नहीं अचीव हुई है, उसके हिसाब से हम एक इंप्रूवमेंट लाएंगे। एंड इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। फीडबैक लूप में आप पता करते हो कि क्या प्रॉब्लम्स आई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने में, उसके हिसाब से न्यू स्ट्रैटेजी बनाते हो, फिर से इंप्लीमेंटेशन चालू करते हो। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। अब आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, 2 ऑल्टरनेटिव्स, एक सिनेरियो प्लानिंग होता है एंड एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है। सिनेरियो प्लानिंग बोलता है यार अब सिर्फ स्ट्रैटेजी मत बनाओ, अब सिनेरियो भी सोचो, व्हाट इफ ऐसा हुआ तो, व्हाट इफ वैसा हुआ तो, 2 वेज में सोचो। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव भी सोच के रखो, पेसिमिस्टिक मतलब एक नेगेटिव भी सोच के रखो। आप दोनों सिनेरियोज की भी प्लानिंग करके रखो। सो फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स ने अगर प्लान बनाया था, उसकी स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो नेटफ्लिक्स ऑप्टिमिस्टिक भी सोचेगा व्हाट इफ सिनेरियो कि अगर व्हाट इफ मेरे सब्सक्राइबर्स जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतने उससे ज्यादा से बढ़ गए, तो क्या मेरा प्लेटफॉर्म उतने ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए कैपेबल है, क्या मेरी वेबसाइट इतना ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए कैपेबल है, वो इस चीज के बारे में भी सोचेगा। तो ये हो गया ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो प्लानिंग। देन पेसिमिस्टिक, नेटफ्लिक्स क्या बोलेगा, यार सब जितना मैंने सोचा है क्या पता उससे कम सब्सक्राइबर्स ग्रो करे, क्या पता मेरा कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे सब्सक्रिप्शन देने लग जाए, मेरे कॉम्पिटिटर बेटर परफॉर्म करने लग जाए, तो क्या पता कोविड ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, लोग मार्केट ही स्विच हो जाए वापस से ऑफलाइन थिएटर्स पर। तो ये उन्होंने क्या करा, पेसिमिस्टिक सिनेरियो प्लानिंग करके रखी। तो यू नीड टू डेवलप स्ट्रैटेजी दोनों सिनेरियो के लिए, ऑप्टिमिस्टिक के लिए भी एंड पेसिमिस्टिक के लिए भी। देन कम्स योर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें क्या होता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में, सेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या होता है, कोई भी एक टॉप मैनेजर रहता है, वो सिर्फ एक प्लानिंग बताया, उसने बता दिया मेरा ये स्ट्रैटेजी है, इसको इंप्लीमेंट करो। जबकि डिसेंट्रलाइज अप्रोच क्या बोलता है कि आप जो ऑन ग्राउंड पीपल है ना उन लोग को भी इन्वॉल्व करो, बिकॉज दे आर द वंस हु आर वर्किंग ऑन ग्राउंड, उनको रियलिटी पता है, दे नो द ऑपरेशनल रियलिटी एंड हेंस आप उनको भी कंसिडर करो वाइल मेकिंग एनी डिसीजन। तो आइवरी टावर अप्रोच, आइवरी टावर अप्रोच मतलब आपका सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो है उससे आप स्ट्रैटेजी तो बना रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो ऑपरेशनल रियलिटी को, क्योंकि आप सिर्फ टॉप मैनेजर ऊपर बैठ के मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बना दे रहा हूँ, आई एम इग्नोरिंग द ऑपरेशनल रियलिटी। तो इसके लिए बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, सब लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए एंड उसके बाद डिसीजन बनाना चाहिए। जैसे यूनिलीवर इतने बड़े बड़े शैम्पू के बॉटल बनाता था, तो अगर वो ऑन ग्राउंड गए, सेल्स वालों के पास गए, शॉप्स वालों के पास गए, तो उनको पता चला कि यार लोग तो एक छोटे छोटे पाउचेस भी मांगने आते हैं ट्रैवलर्स, क्योंकि इतने बड़े बड़े शैम्पू के बॉटल यूज करना, लेकर जाना, लेकर घूमना उनको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो इसलिए उनको छोटे छोटे सैशे भी चाहिए। तो जब वो ऑन ग्राउंड गए, उनको रियलिटी पता चली, तो उन्होंने उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई कि चलो अब से सैशे भी बनाएंगे हम लोग। सो देयरफॉर वी से कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए, वेयर इन द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स शुड इन्वॉल्व एवरीबडी टू डिसीजन इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देन कम्स आपके स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आप कैसे करोगे, ऑल्टरनेटिव्स आप कैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करोगे। तो देखो या तो एक 4 चीजें होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रख दो,
क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में? एक मीटिंग रूम बुक किया, 5 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर्स और बिजनेस मैनेजर्स ले आई, अब चारों पांचों बैठ के क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हो, उसको आप क्या बोल सकते हो? ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जिसमें 4-5 लोग बैठ के एक मीटिंग रूम बुक किया, वहां बैठकर आप पूरी प्लानिंग कर रहे हो। दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। देन स्पेशल मीटिंग होता यही है, इसमें भी 4-5 लोग जो रहते हैं वो मीटिंग करते हैं, लेकिन एक मीटिंग रूम में नहीं, वो कहीं बाहर जाके मीटिंग कर रहे हैं। चलो मैंने एक फार्म हाउस बुक कर दिया, मैं वहां जाके मीटिंग कर रही हूँ। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? ताकि मैं मेरा जो रेगुलर वर्क है, अगर मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ही मीटिंग रूम में बैठ के मीटिंग में प्लानिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे डे टू डे ऑपरेशन मेरे जो डेली के काम है मेरे वो दिमाग में आ रहे कि अरे यार मुझे ये काम करना बचा है, मेरा मुझे वो काम करना बचा है, क्या पता मुझे कोई बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा है कि यार आपका ये काम बचा है, आपका वो काम बचा है, तो इससे क्या हो रहा है? मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ। इसलिए हम क्या करेंगे? स्पेशल मीटिंग रखेंगे, हम एक फार्म हाउस बुक कर लेंगे, आप एक दिन पूरा ऑफ लो आपके काम से, एंड उस टाइम हम क्या करेंगे? सिर्फ उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में सोचेंगे। तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल मीटिंग। देन आउटसाइड कंसल्टेंट, जिसमें आप क्या करते हो? किसी बाहर वाले से कंसल्टेंसी ले लो एंड उससे बोल दो कि यार देखो ये प्रॉब्लम है, अब आप हमको बताओ हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे बीसीजी और ये सब कंपनीज है, बीसीजी, मैकिन्से, इनको सारी कंपनीज जो है, बहुत सारी कंपनीज हायर करती है कि हमको कंसल्टेंसी दो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारी सेल्स बढ़ाने के लिए। तो आप आउटसाइड कंसल्टेंट ले लो या फिर आप ज्वाइंट मीटिंग्स रख लो, थोड़े बहुत आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग ले लो, थोड़े बहुत आपके कंसल्टेंट जो आपने हायर करे उनको रख लो, और सब लोग बैठ के डिसाइड करो। क्योंकि क्या रहेगा? आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, और जो कंसल्टेंट है वो एज एन एक्सटर्नल बाहर वाले लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, एंड अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? एक बेटर स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक वाज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। छोटे छोटे 4 टॉपिक बचे हुए हैं, 3 टॉपिक्स, इनफैक्ट 3 टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए। फर्स्ट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं जो कि आपके कस्टमर्स बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, विच इज बीइंग वैल्यूड बाय योर कस्टमर्स द मोस्ट, एंड इसी की वजह से आप आउट परफॉर्म कर रहे हो, इसी की वजह से आप आपके कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर रहे हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स 4 सोर्सेज से आ सकते हैं। कौन से 4 सोर्सेज में? देखो, इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। आपका इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर आप कितनी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी दे रहे हो, आप कितनी बार आप सर्विसिंग कार्स, आपकी कार सर्विसिंग के लिए आ रही है तो आप कितने अच्छे से सर्विसिंग करके दे रहे हो, कितनी सर्विसिंग आप फ्री दे रहे हो, 3-4 सर्विसिंग फ्री दे रहे हो कि नहीं, तो ये सब चीजें डिटरमाइन करती है आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। तो आपका स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। देन कम्स योर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल जियो के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या हुआ? डीरेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। पहले टेलीकम्युनिकेशन इतनी ज्यादा रेगुलेटेड थी, द मोमेंट वहां पर डीरेगुलेशन आया, जियो वहां पर एंटर कर दिया, एंड इसलिए जियो के लिए वो क्या हो गया? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, कि वो सही टाइम पे इन्वायरमेंट फैक्टर्स को कंसिडर करके मार्केट में घुस गया। तो इट इज अ सोर्स ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। देन टेम्पोरल फैक्टर्स, जो कि टेम्पररी होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी लीडर है, सीईओ है, उनकी डेथ हो गई, तो आपको एक बहुत अच्छा नेक्स्ट सीईओ आपको अपॉइंट करना है। दिस कैन एक्ट एज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर यू, कि आप बहुत अच्छा सीईओ नेक्स्ट लेकर आए। अगर आप बेकार सीईओ लेकर आए तो यार आप परफॉर्मेंस पुराना फेल हो जाने वाला है, ठीक है। देन कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, आपकी इंडस्ट्री की पोजीशन, आपकी लोकेशन क्या है, कौन सी एरिया में आप प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज, ये सब चीजें भी एक्ट करती है एज योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। दीज आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इज दिस डन? मेरे साथ बोल दो, कौन सी 4 सोर्सेज होती है आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की? स्ट्रक्चर ऑफ योर इंडस्ट्री, environmental factors, then temporal factors, and then competitive strategy, industry position, and geographic location. फिर आता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करने में देयर कैन बी सम एरर्स हो सकते हैं। एरर क्यों हो सकते हैं? देयर आर 5 रीजंस जिनकी वजह से एरर हो सकते हैं। फर्स्ट इज प्रायर हाइपोथेसिस बायस, मतलब आपका प्रायर एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपके दिमाग में बायस बैठा हुआ है कि यार हमने पहले ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, तो हम अभी भी ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। अरे ऐसा नहीं है, अगर मार्केट में कुछ चेंज आया है, इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आया है, तो अकॉर्डिंगली दैट स्ट्रेटेजी वॉन्ट वर्क नाउ, यू विल हैव टू मॉडिफाई योर स्ट्रेटेजी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग में
प्रॉब्लम आती है, विच इज प्रायर हाइपोथेसिस बायस। आपको पहले का बायस बैठा हुआ है कि यार पहले ऐसा किया था तो वैसा ऐसा ही होगा। देन एस्केलेटिंग कमिटमेंट। एस्केलेटिंग कमिटमेंट क्या बोलता है कि आपको पता है कोई पर्टिकुलर चीज वर्क नहीं करने वाली है, लेकिन बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी इनटू इट, आप क्या करते हो और मनी उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हो, आप और मनी इन्वेस्ट करते जा रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो द फीडबैक जो आपको मिला है। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, नोकिया क्या कर रहा था, हार्डवेयर पे ही फोकस कर रहा था। नोकिया को जब पता चल गया कि यार पूरा मार्केट जो है उनको मतलब है कि आप एप्लीकेशन कैसी प्रोवाइड कर रहे हो, आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कैसा है, तो नोकिया को जल्दी से स्विच कर लेना चाहिए था ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बेटर करने के लिए। लेकिन नोकिया क्योंकि ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुका था हार्डवेयर में, तो अभी भी हार्डवेयर में ही इन्वेस्ट करते जा रहा था इवन आफ्टर नोइंग द फीडबैक। तो इसको हम बोलते हैं एस्केलेटिंग कमिटमेंट। इस वजह से भी आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में एरर आ सकता है। देन थर्ड इज योर रीजनिंग बाय एनालॉजी या फिर रिप्रेजेंटेटिव। रीजनिंग बाय एनालॉजी में क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो, आप कंपेयर करते हो, आप कंपेयर कर रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन आप जिससे कंपेयर कर रहे हो आप वो भी देखो कि वेदर उसकी पोजीशन एंड आपकी पोजीशन सेम है कि नहीं। आप अपने आप को आपके 10 साल बड़े भाई से कंपेयर कर रहे हो, इट इज नॉट कंपेरेबल, बिकॉज वो 10 साल बड़ा है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, उसका ब्रेन अलग फंक्शन करता है। तो आप क्या करो, आप कंपेयर कर रहे हो, बट प्लीज देख के कंपेयर करो, पोजीशन देख के कंपेयर करो। देन थर्ड फोर्थ इज योर रिप्रेजेंटेटिव। आपने क्या करा, एक सैंपल बेसिस पे कंपेयर करा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक रेस्टोरेंट है, तो वो इंदौर में अलग चलेगा बिकॉज इंदौर के टेस्ट अलग है, नासिक महाराष्ट्र में वहां का टेस्ट अलग है। इंदौर में चटपटा चाहिए, नासिक में लोगों को तीखा चाहिए। तो मेरा जो रेस्टोरेंट है इंदौर में, मैंने बोला यार ये तो इंदौर में हिट हो गया है, मैं चटपटा खाना देती हूँ, ये तो इंदौर में हिट हो गया है, तो मैंने उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव एज अ सैंपल लिया। मैंने बोला ये इंदौर में हिट हुआ है, ये नासिक में भी हिट होगा, मैंने नासिक में भी डाल दिया। तो ये क्या हुआ, मैंने एक सैंपल लिया जिसके बेसिस पे मैंने एक डिसीजन ले लिया, लेकिन मैंने ये कंसिडर ही नहीं किया कि जो मैं सैंपल ले रही हूँ वो मध्य प्रदेश का है, वहां के लोगों को चटपटा चाहिए, लेकिन मैं जहां इन्वेस्ट करने जा रही हूँ वो नासिक का है, वो महाराष्ट्र है, वहां के लोगों को तीखा ज्यादा चाहिए। तो ये चीज भी आपने इग्नोर कर दी, तो आपने जो सैंपल लिया वो आपका सैंपल ही गलत हो गया, तो इस वजह से आपका डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगा। देन कम्स योर इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपको आप ओवर एस्टिमेट कर लेते हो आपकी कैपेबिलिटी को, आपको लगता है यार मैं तो सारा सारा काम कर लूंगा, लेकिन आप रियलिटी इग्नोर कर देते हो। यू आर ओवर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटी टू कंट्रोल, इस वजह से भी आपकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। Then comes your last topic, which is techniques for improving decision making. अब ये तो आपने देख लिया कि यार ये प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स आती है। अब व्हाट आर द टेक्निक्स वी कैन यूज टू इम्प्रूव इट। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो डेविल्स एडवोकेसी एक ये टेक्निक है। इसमें क्या होता है, एक जना रहता है आपकी मीटिंग रूम में, अगर 5 लोग हैं तो 4 लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के फेवर में बात करेंगे, एक पर्सन जो है वो एज ए डेविल एक्ट करेगा एंड उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में बात करेगा। अब अगेंस्ट में बात करेगा तो वो क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट की कमियां बताएगा, वो बोलेगा इससे ये प्रॉब्लम आएगी, इससे ये प्रॉब्लम आएगी। तो उसने सारी चीजें बता दी आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अब आप क्या करो, अब उन प्रॉब्लम के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करो, आपके प्रोजेक्ट कुछ स्ट्रैटेजी को चेंज करो। तो इसमें डेविल्स एडवोकेसी में क्या होता है, एक पर्सन जो रहता है वो रीजंस बताता है क्यों हमको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उससे। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, आपकी जो भी डिसीजन है, जो भी स्ट्रैटेजी है, उसको मॉडिफाई कर दोगे। देन कम्स योर डायलेक्टिक इंक्वायरी, जिसमें क्या रहता है, एक प्लान रहता है एंड एक उसका अपोजिट प्लान रहता है। एक प्लान होता है, एक काउंटर प्लान होता है, एंड दोनों लोग क्या करते हैं, डिबेट करते हैं। एंड दोनों लोगों ने डिबेट कर लिया कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, वो प्रोजेक्ट अच्छा है, ये प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम है, ये प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम है। ये सब करने के बाद क्या करेंगे, जो भी बाकी की ऑडियंस है जो कि सुन रही थी, जो कि टॉप मैनेजर्स होते हैं यूजुअली, वो लोग क्या करेंगे, सारी चीजें को कंसिडर करने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाएगी। आपने जो प्लान बताया उसने उसकी कमियां खूबियां देख ली, आपका जो काउंटर प्लान था, जो सामने वाला डिबेट कर रहा था, आपने उसकी कमियां खूबियां देख ली। अब आप क्या करो, इन सब चीजों को कंसिडर करके एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बना दो, इसको हम बोलते हैं डायलेक्टिक इंक्वायरी। देन थर्ड इज योर आउटसाइड व्यू, जिसमें आप क्या करते हो, पास्ट में कोई चीज किसी और कंपनी ने करी है तो उसको एज अ रेफरेंस ले लो एंड अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रैटेजी बनाओ, आप अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो। आप क्या करोगे, आपने देखा पास्ट में ये पर्टिकुलर कंपनी ने ये डिसीजन लिया था, लेकिन ये इसको इंप्लीमेंट करते टाइम ये प्रॉब्लम्स आई थी, तो आप क्या करोगे, उन प्रॉब्लम्स को कोप अप करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी में आज ही चेंजेस ला दो। आप आज ही ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओगे कि आपको वो प्रॉब्लम्स ही ना आए। ठीक है। सो जैसे आपने क्या किया, आपने एग्जाम्पल लिया आपके बड़े भैया का कि यार उन्होंने जब पढ़ाई करी थी तो उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो ये नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने इतना इतना घूमने फिरने में ध्यान दिया तो वो पढ़ाई नहीं कर, तो उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाया। आपने क्या किया, पास्ट इनिशिएटिव जो आपके भैया ने लिया था उसको एज अ रेफरेंस लिया, एंड अब आप जब आप आज का प्लान बना रहे हो,
आपका जो आज प्लान बना रहे हो उसमें आप क्या करोगे, अकॉर्डिंगली चेंजेस आज ही ला दोगे। आप क्या बोलोगे, भैया बहुत ज्यादा घूमने जाता था इसलिए उसका सिलेबस नहीं होता था, मैं आज से ही डिसाइड करता हूँ कि मैं घूमने ही नहीं जाऊंगा, मैं बहुत कम घूमने जाऊंगा, मैं सोच समझ के घूमने जाऊंगा, मैं महीने में एक ही बार जाऊंगा। तो ये सब चीजें क्या हो गई, आपने पास्ट इनिशिएटिव को एज रेफरेंस लिया, उसके हिसाब से आपने आपकी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई कर दी आज ही। देन फोर्थ इज योर ग्रुप थिंक। दिस इज गिवन बाय इरविन जेनिस। इरविन जेनिस, ये एमसीक्यू में आता है इसलिए अलग से इनका नाम लिखा है। दिस इज गिवन बाय इरविन जेनिस सर, जिसमें उन्होंने बोला है कि सब लोग मिलके, ग्रुप के सारे लोग मिलके क्या करो, एक ही स्ट्रेटेजी बनाओ, एक ही कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करो, एंड उसमें क्या करो, आप क्वेश्चन मत करो अजम्पशंस। एक पहले तो किसी 2-4 लोगों ने मिलकर अजम्पशंस बना लिए, 2-4 जो कि इंटेलिजेंट लोग हैं उन लोगों ने मिलकर अजम्पशंस बना लिए, दीज आर द अजम्पशंस। उनके बेसिस पे बाकी का ग्रुप जो है वो बैठ के क्या करेगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा विदाउट क्वेश्चनिंग द अजम्पशंस। आए क्या समझ में, जल्दी बताओ। सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर, एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब 7 into 2 14 क्वेश्चन, 14 मार्क्स का इससे आता ही आता है। इफ इट इज क्लियर देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम हमारे 3rd चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। टिल देन प्लीज इसके सारे क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, इसके मॉक टेस्ट भी दे देना। थैंक यू सो मच।